नमस्कार, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं सुर्खियां। दिन भर की खबरों को समेटकर आपके सामने लाने वाली द ललन टॉप की पेशकश। पहली सुर्खी, पिछले साल 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ। समापन के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के नेता डरते हैं और वो जम्मू कश्मीर में पैदल नहीं चल सकते हैं। मैं हिंसा को समझता हूं, मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे यह बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। डरते हैं, नहीं डरते हैं, देखिए डरते हैं। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये गृह मंत्री अमित शाह की सोच का नतीजा है कि राहुल गांधी लाल चौक पर झंडा फहरा सके। जहां तक राहुल गांधी की बात का सवाल है, ना तो उसको कोई सीरियसली लेता है। आज अगर राहुल गांधी वहां पर जा पाया तो उसी का कारण था कि वहां पर हालात अच्छे हैं। आज से कांग्रेस ने 70 सालों में लाल चौक पर कभी झंडा नहीं चढ़ाया। यह पहली बार हुआ है कि इतनी बेफिक्री से वो पूरे कश्मीर के उस स्थान पर गए जहां पर एक चैलेंज हुआ करता था। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कश्मीर यात्रा से पहले राहुल और उनके बीच हुई बातचीत का किस्सा सुनाया। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। 4 महीने से ऊपर चली यात्रा ने 14 राज्यों के 75 जिलों को कवर किया है। 3,500 किलोमीटर चली यात्रा कल श्रीनगर में रुकी तो यहाँ राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। हमने श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा की विस्तृत कवरेज की है, जिसे आप द ललन टॉप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। दूसरी सुर्खी पाकिस्तान से आई। आज पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद पर आत्मघाती हमला हुआ। सुर्खियों की तैयारी होने तक हमले में कम से कम 32 लोगों की मौत और करीब 150 लोगों के घायल होने की खबर है। आशंका है कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक सोमवार 30 जनवरी को ये ब्लास्ट दोपहर 1:30 बजे पेशावर पुलिस लाइंस के पास एक मस्जिद में नमाज के बाद हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि मस्जिद का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह गया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस अधिकारी मोहम्मद एजाज खान ने कहा कि विस्फोट के दौरान 300 से 400 पुलिसकर्मी इलाके में मौजूद थे। ये साफ तौर पर सुरक्षा में चूक है, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हादसे पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घटना की निंदा की और कहा कि हमलावरों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पेशावर पहुंच चुके हैं और यहां पर बम ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात करेंगे। तीसरी सुर्खी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मचे विवाद से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कनेक्शन पर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने के फैसले को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख तय की है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट तय करेगा कि क्या देश के नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत 2002 के गुजरात दंगों पर खबरें, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार
है या नहीं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार एन राम, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संयुक्त रूप से इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री शेयर कर ट्वीट्स को ब्लॉक करने पर सवाल उठाया गया है। मामले पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा, इस तरह से ये लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए तारीख का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 2 पार्ट में है। दोनों ब्रिटेन में रिलीज हो चुके हैं। भारत में इसे देखने और दिखाने को लेकर काफी विवाद हो रहा है। देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में छात्रों ने इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का फैसला किया था। कई जगहों से प्रशासन और छात्रों के बीच टकराव की खबरें आई थी। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा को एटीएस की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। पिछले साल 4 अप्रैल 2022 को अहमद मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे 2 सिपाहियों पर चापड़ से हमला कर दिया था। आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले मुर्तजा ने सिपाहियों का राइफल छीनने की कोशिश भी की थी। मुर्तजा पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ था। मामले की जांच एटीएस ने की थी और इसे आतंकी घटना बताया गया, जिस पर लखनऊ की एटीएस कोर्ट ने आज फांसी की सजा सुनाई है। हालांकि मुर्तजा के परिवार ने उसे मानसिक रूप से बीमार बताया है। परिवार का कहना है कि बचपन से ही वो बीमार था, लेकिन 2018 आते आते इस बीमारी ने भयानक रूप ले लिया। पिता के मुताबिक नौकरी के दौरान भी मुर्तजा 2-2 महीने बिना सूचना के कमरे में ही पड़ा रहता था और उसका इलाज चल रहा था। आखिरी सुर्खी आसाराम से जुड़ी है। साल 2013 में लगे बलात्कार के आरोप में आसाराम, आसामुल, सिरमुलानी हरपलानी को गांधीनगर की एक जिला अदालत ने दोषी ठहराया था। वहीं इस मामले के दूसरे आरोपी को निर्दोष बताया गया है। इस मामले में कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान कल यानी 31 जनवरी को किया जाएगा। अगस्त 2013 में सूरत की एक लड़की ने आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगाया था, जबकि पीड़िता की छोटी बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाया था। मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती, 4 महिला अनुयायी ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी और मीरा आरोपी थे, लेकिन अदालत ने सबूतों के अभाव के आधार पर आसाराम की पत्नी समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया था। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच लड़की से कई बार बलात्कार किया था। पीड़िता के मुताबिक आसाराम ने घटना को शहर के बाहर बने अपने आश्रम में अंजाम दिया था। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आरसी कोडिकर ने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया है और आसाराम को धारा 376(2)(c), 377 और आईपीसी के अन्य प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया है। आसाराम इन दिनों राजस्थान के जोधपुर की एक जेल में रेप के एक मामले में सजा काट रहा है। आज के लिए सुर्खियों में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।